नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। मैं आपको अपने वीडियो में अब जो पेड कोर्स वाला कंटेंट है वो अब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जो यही प्रैक्टिस सेट आप 700 से 800 रुपये दे करके आप खरीदते हो और उनके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो वही प्रैक्टिस सेट मैं अब आपको अपने चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए कि मैंने अभी तक कौन से प्रैक्टिस सेट डाले हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा की इतनी महत्वपूर्ण। मैं अपने चैनल पर आपको यूपी पुलिस परीक्षा की इतनी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा जिससे आपका कोई भी प्रश्न है यूपी पुलिस परीक्षा में गलत नहीं होगा। अभी तक मैं लगभग 207 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जा कर के आप प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट एक बार लगा लीजिएगा। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी दिन रात कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 25 पे सही करके दिखाएं। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी आपकी तैयारी कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो किसने लिखी है वीरों का कैसा हो बसंत ये पुस्तक को। तो इसे लिखा, ये पुस्तक नहीं कविता है, तो इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि दुल्हन गवाहों मंगलाचार हम घरे आयो हो राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास की ये पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो कौन थे आदम कादम्बनी के संपादक। तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो किस काल के कवि हैं भूषण जी, ये आपको बताना है। तो भूषण जी हैं रीति काल के कवि। किसके हैं? रीति काल के कवि हैं भूषण जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना। तो ये है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। तो यहाँ पर किस कहावत का अर्थ हो जाएगा कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। तो पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कुत्ते को खिलाई खीर पाप में ना पुण्य में। किसको? कुत्ते को खिलाई खीर पाप में ना पुण्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस छंद को कवि अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहती हैं? जिसमें कोई भी कवि अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ाकर की रचना करता है तो उसे हम कहते हैं केचुआ छंद। कौन? केचुआ छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मुदित महिपाल मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्षेप का अर्थ है तो क्या होता है? संक्षेप का अर्थ ये आपको बताना है। तो क्या होता है संक्षेप का अर्थ? तो संक्षेप का अर्थ होता है समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यायावर। क्या? यायावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन शब्द है, तो बचपन शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। क्या है बचपन शब्द? तो बचपन शब्द है एक संज्ञा शब्द। कौन सा है? संज्ञा शब्द है बचपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में अपने आप है, तो इस वाक्य में अपने आप क्या है ये आपको बताना है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो इस वाक्य में अपने आप ही है, ये है निजवाचक। कौन सा? निजवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीवन में बहुत अंधकार है। इस वाक्य में जीवन में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है कि जीवन में बहुत अंधकार है? तो जीवन में कारक है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना। तो कौन सा नहीं है? तो पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। दूध उमड़ने लगा, तो ये क्रिया का ठीक प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दूध उमड़ता नहीं है, दूध उफनता है। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में से कौन सा विकल्प अव्यय के भेदों से असंगत है? तो कौन सा है अव्यय के भेदों से असंगत? वो विकल्प आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा विसर्ग बोधक अव्यय। कौन सा? विसर्ग बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या? क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा विलोम शब्द है जो त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। तिमिर प्रकाश सही लिखा है, मूक वाचा सही, योगी भोग ये सही है, जबकि जंगम का होता है संगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरीचि किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची शब्द है मरीचि, ये आपको बताना है। तो मरीचि जो शब्द है ये है सूर्य का पर्यायवाची। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है मरीचि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का विपरीतार्थक शब्द नहीं है? तो कौन सा है जो प्रकृति का विपरीतार्थक शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें जो छीण है, छीण, ये प्राकृतिक का विपरीत अर्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बल बाल शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो कौन सा हो जाएगा बल बाल शब्द युग्म का सही अर्थ? तो इसका सही अर्थ होता है बल का होता है ताकत और बाल का होता है मेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इस वाक्य में शुद्धतम रूप है, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगी? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो इसका शुद्धतम रूप हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं। कौन सा? मुझसे यह काम संभव नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाणिनि में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है पाणिनि में, ये आपको बताना है। तो पाणिनि में प्रयुक्त प्रत्यय है ये। कौन सा है? ये प्रत्यय है पाणिनि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है आ उपसर्ग का अर्थ? तो इसमें जो है पतन, तो पतन ये आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उनके पास बहुत सोना है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन बताइए। तो आपको रेखांकित शब्द किसमें लेने? सोना का आपको बताना कि सोना एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, कैसा है सोना, ये आपको बताना है। तो सोना है एक वचन। कौन सा है? सोना एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं, तो इसमें जो दर्पण है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो किसकी है वर्तनी शुद्ध। तो इसमें से जो निरोग है, कौन सा निरोग लिखा है, इसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई, जबकि 3 वर्तनी है वो शुद्ध लिखी गई हैं। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें से जो ये लिखा है स्वयंवर, इसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चित का सही विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा, सच्चित शब्द का सही संधि विच्छेद। तो सच्चित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चित। कौन सा, सत प्लस चित, ये सच्चित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अयुग्मवाह कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है अयुग्मवाह, ये आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है अयुग्मवाह, तो ये कहा जाता है अनुस्वार को और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्मवाह कहा जाता है। ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। वर्ग चा का उच्चारण स्थान है। तो वर्ग चा कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से, नहीं तालु से, तालु से होता है। दंत से तो होता है द वर्ग का, तो तालु से होता है चा वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, KTMDO, तो के से हो जाता है का वर्ग, टी से हो जाता है चा वर्ग, टी का मतलब तालु, माँ का मतलब मूर्धन, मूर्धन से होता है टा वर्ग, टी का मतलब होता है दंत, दंत से होता है ता वर्ग, ओ का मतलब ओष्ठ, ओष्ठ से होता है पा वर्ग। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो तद्भव नहीं है, वो एक तत्सम शब्द है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो घृत है ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घृत का अर्थ होता है घी। लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। तो इनमें से जो खीर है, कौन सा खीर है, ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।